नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी के भूगोल के प्रश्नोत्तरी का 9वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे नदियां एवं उनके किनारे बसे नगर और इनसे जो आपके टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित यह पार्ट 1 है। आज के इस पार्ट में हम कुल 20 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये इसके 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं। तो जो भी टीजीटी पीजीटी में आपके क्वेश्चन पूछे गए नदियों और उनके किनारे बसे नगर से, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है आपका कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, तीस्ता के नाम से या भागीरथी के नाम से। तो इसका सही ऑप्शन होता है आपका बी कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसके एक्सप्लेन को हम लोग देखते हैं। तो एक्सप्लेन में यहाँ पे आता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। अब यहाँ पे कि गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों की सम्मिलित स्वरूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। अवध मतलब कि आपका जो अयोध्या था, ठीक है, उसके बारे में बेसिक तौर पे कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि यमुना, घाघरा, सोन या गंडक। तो यहाँ पे अगर अवध की बात की जाए तो अवध का जो प्रमुख नदी है, ठीक है, यह अयोध्या में घाघरा है जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके एक्सप्लेन को हम देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आता है आपका कि घाघरा नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित माम चाचुंगी हिमनद है और यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली तथा मैदान प्रदेश में घाघरा कहलाती है। यह उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी व बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है और सीतापुर में इसमें काली नदी मिलती है। आगे चलकर अयोध्या में यह सरयू के नाम से जानी जाती है। अयोध्या से आगे गोरखपुर में राप्ती और छोटी गंडक नदियां इससे आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वह कश्मीर घाटी में बहती है। तो यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। ऑप्शन है झेलम, तीस्ता, रावी या ब्यास। तो कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी में बहने वाली जो नदी है वह झेलम नदी है। अब इसके एक्सप्लेन को हम देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका आता है कि झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि देश की नदी प्रणाली में 1869 घन मीटर पानी होने का अनुमान है। इनमें अनुमानतः कितने घन मीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऑप्शन है कि 690 या 680 या 670 या 660। तो जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, ठीक है, 690 घन मीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब इसके एक्सप्लेन को हम देखें तो एक्सप्लेन में आपका आता है कि देश की नदी प्रणाली में प्रतिवर्ष लगभग जो है प्रतिवर्ष 18,069 घन मीटर पानी प्रवाहित होता है और इस जल में केवल 690 घन किलोमीटर जल को ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस प्रकार से आपका पहला वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सुप्रसिद्ध पुरोगामी नदियां कौन कौन से हैं। ऑप्शन है गंगा, यमुना या चिनाब। दूसरा है घाघरा, चंबल या गंडक। तीसरा है कोसी, तीस्ता और सतलज। और चौथा है आपका कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। तो यहाँ पे पुरोगामी नदियों का मतलब होता है कि वे नदियां जिनकी उत्पत्ति, ठीक है, या जिनका उद्गम, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले हो। तो उसके अनुसार आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि भारत की सुप्रसिद्ध जो पुरोगामी नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अरुण, ठीक है, सतलज भी है, ठीक है, और गंगा भी मूल रूप से आ जाती है। अब इसके एक्सप्लेन को हम लोग देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका आता है कि भारत की सुप्रसिद्ध पुरोगामी नदियों में जो आती है आपका सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है।
और अन्य की अगर बात करें तो अन्य जिन नदियों ने हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्वत बनाए रखी उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वे नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पहले हो। जो नदियां ढाल बनाने के पश्चात ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं। और जो ठीक है ढाल जैसा रहता है उसी ढाल में जो भी पर्वत आते हैं, शिलाखंड आते हैं, उनको काट कर बहती हैं, उन्हें हम लोग पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा प्रत्येक नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है कि कथन ए कह रहा है कि उत्तर भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मा नदी के विघटन का प्रतिफल है। और दूसरा कह रहा है कि आपका पोटावर पठार जो है इसका जो उत्थान है मालदा गय क्षेत्र का अवतलन है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन देखते हैं कि इंडो ब्रह्मा या शिवालिक जो है ठीक है वह नदी हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु की खाड़ी में गिरती है। इनमें तिब्बती नदी आदि सिंधु, आदि सतलज और आदि ब्रह्मपुत्र आदि बाईं की ओर सहायक नदियों के शीर्ष अपरदन द्वारा विखंडित कर दी गई हैं तथा शिवालिक नदी प्लेस्टोसीन काल में पोटावर पठार के उत्थान एवं मालदा गैप के अवक्षेप के कारण 3 भागों में बंट गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य कि निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप कहते हैं जैसे काली, कोसी, नावर या टॉन्स या भागीरथी, यमुना, सरयू या कोरी गंगा। और अगला है अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार या धानी या रामगंगा, पश्चिमी नायर, मंदाकिनी या पिंडार नदी। तो यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन होता है वो होता है ए वाला कि काली, कोसी और नावर टॉन्स जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार कौन एक अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि आपका अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका कि बढ़ते से घटते क्रम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते से घटते क्रम में कौन सा है, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका होता है बी वाला कि सबसे इनमें से दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद यमुना है और उसके बाद कावेरी है। अब इसके एक्सप्लेन को अनुरूप देखते हैं तो एक्सप्लेन में आपका आता है कि गोदावरी की लंबाई जो है कि 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की 1400 किलोमीटर है, यमुना की 1376 किलोमीटर है और कावेरी की 800 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपका सही जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है आपका बी कि गोदावरी सबसे बड़ी है। और आपने पता होगा कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो महान हिमालय के उत्तर में मतलब कि ये आपका हिमालय हो गया और ऊपर की ओर उत्तर है। ठीक है, तो इधर से कौन निकलती है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण है। तो ऑप्शन है आपका रावी, झेलम, चिनाब या सतलज। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी सतलज। ठीक है, सतलज जो मैंने बताया कि पूर्ववर्ती नदियों मतलब कि आपके पूर्ववर्ती नदियों में ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, गंगा ये सारी पूर्ववर्ती नदियों में भी आती है। मूल रूप से आपका 3 ही नदियां पूर्ववर्ती हैं कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो यहाँ पे कि हिमालय के उत्तर से ठीक है यही नदी आपका सतलज निकलता है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं तो सतलज नदी महान हिमालय के उत्तर में मानसरोवर के निकट राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलकर चंबा घाटी में बहती हुई, झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में अपने स्थित वेरीनाग झरने में से निकलती है। चेनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह चंद्र और भागा दो सहायकताओं से मिलने से बनी, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी। हिमालय से परे की मतलब कि वही है कि वह नदी जो हिमालय पार की नदी हो, मतलब कि ये आपका हिमालय हो गया और इसके पार की, तो वही जो पूर्ववर्ती नदियों के बारे में कहा गया है। तो मूल रूप से आपका सही ऑप्शन होता है आपका सही ऑप्शन होता है सी कि हिमालय पर्वत परे या पूर्ववर्ती नदी का है या हिमालय पार की नदी का है या हिमालय के उत्तर से जो नदियां निकलती हैं, तो आपका सही होता है आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके कि सिंधु, गोमती, काली या सतलज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राचीन नदियों की बात करें तो इसमें गोमती जो है यह प्राचीन नदी नहीं है। ठीक है, और गोमती की एक विशेषता आती है, इसके एक्सप्लेन में हम देखते हैं
तो भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन नदियों से तात्पर्य ऐसी नदियां हैं जो समय काल में अपने मार्ग की स्थलाकृतियों में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह मार्ग और पैटर्न को बनाए रखते हैं। हिमालय क्षेत्र की अनेक नदियां जैसे कि सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, कोसी, काली, गंडक आदि ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले की नदियां हैं तथा ये बाद में भी अब पर्वतों के होने के बावजूद भी अपना गाज बनाते हुए अपने मूल प्रवाह पर कायम रही। गोमती नदी इस श्रेणी में नहीं आता है और यह हिमालय मतलब कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम पर्वतों से न होकर, ठीक है, एक झील से होता है, ठीक है, और उस झील का नाम है फूलड़ झील, ठीक है, फूलड़ झील। और फूलड़ झील कहां पड़ता है? आपका पीलीभीत, ठीक है। तो फूलड़ झील से निकलता है या किसी पर्वत और पठार से नहीं निकलता है, फूलड़ झील से निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा एक अर्य अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आपका कि हजारीबाग पठार या पारसनाथ का पठार या पांचेत पठार या पन्ना पठार। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होता है कि अर्य की अगर बात करें तो है आपका पन्ना पठार। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन को हम देखते हैं कि अर्य अपवाह किसे कहते हैं, फिर उसके बाद अच्छे समझते हैं। तो पन्ना पठार जो है वह अर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। हजारीबाग पठार, पारसनाथ पठार, पचित पठार अर्य अपवाह के उदाहरण है। अर्य अपवाह प्रतिरूप में नदियां एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रसारित होते हैं। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को केंद्र त्यागी या अर्य अपवाह क्रम भी कहते हैं। इस तरह प्रकार के अपवाह प्रतिरूप के विकास के लिए आवश्यक दशाएं गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी संकुओं से निकलती हैं, जहां पर ऊपरी केंद्र के चारों तरफ समान ढाल होता है और नदियां ऊपर की केंद्र से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल में दें कि नर्मदा और तापी नदी और साथ ही साथ जो चंबल नदी है, इन सभी का उद्गम स्थल लगभग एक ही है, ठीक है। तो नर्मदा नदियां किधर की ओर बहती हैं, ठीक है, आपका पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। चंबल और अन्य जो नदियां हैं उत्तर की ओर बहती हैं और महानदी किधर की ओर बहती है, ठीक है, पूर्व की ओर बहती है। तो आप देख रहे हो कि एक ही स्थान से नदियां उद्गम हो रही हैं और इसके इर्द गिर्द चारों दिशाओं में क्या हो रही है, बह रही है। तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, अर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें हजारीबाग पठार, पारसनाथ पठार और पांचेत पठार जो है अर्य आप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, जबकि पन्ना पठार जो है अर्य आप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। अगला है आपका कि गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन है पच्छी पंजा डेल्टा या ज्वार नदीय डेल्टा या चापाकार डेल्टा या रुंडी डेल्टा। तो यहाँ पे गंगा के डेल्टा की अगर बात करें तो गंगा का जो डेल्टा है वह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं और सभी को समझते हैं। तो गंगा के डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन डेल्टा किसे कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को ग्रीन डेल्टा कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह चापाकार डेल्टा का उदाहरण बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित नदियों और उनके उद्गम स्थल को यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पे नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल है। तो आपने पता है कि यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे होता है? यमुनोत्री से होता है। कृष्णा का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह नासिक से है और महानदी का उद्गम स्थल जो है वह सिंघमा से है। तो ये आपके उद्गम स्थल हो गए। अगर हम मैच करने की बात करें तो आपका सिंघमा में आप यहाँ पे डी लिख सकते हैं, सिंघमा में आप डी, क्योंकि गोदावरी का महानदी का जो है सिंघमा से होता है। गोदावरी में आप सी लिख सकते हैं, गोदावरी का सी लिख सकते हैं नासिक, महाबलेश्वर को बी लिख सकते हैं और यमुनोत्री को आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं। अगला क्वेश्चन पुनः यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? ऑप्शन है पेनगंगा, सिंधु, कोसी या कावेरी। तो यहाँ पे कूट को चयन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा, तो आपने पता है कि आपका कोसी नदी को छोड़कर, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, इनको छोड़कर अन्य सभी नदियां जो हैं तो बाढ़ के लिए कुख्यात
नहीं है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब इसके एक्सप्लेन को देख से लेते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका कि दिए गए विकल्प में से कोसी नदी घाटी बाढ़ आपदे के लिए कुख्यात है, इस कारण से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। पैन गंगा सिंधु एवं कावेरी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपने बताया कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका है कि कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसकी मुख्य धारा अरुण नदी का स्रोत है, जो एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित है और नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही इसमें पश्चिम की ओर सुनकोसी तथा पूर्व की ओर तामुर कोसी आकर मिलती है। इसके बाद यह सप्तकोसी के नाम से बहती है। यह नदी जो है प्राय अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे बाढ़ें आती रहती हैं, अतः बिहार का इसे शोक के नाम से जाना जाता है। कई धाराओं के बहने के बाद यह बिहार में गंगा से आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी किन तीन नदियों को मिलने से बनती है। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन किया गया है कि कोसी नदी जो है वह आपका सुर, अरुण और तामुर, ठीक है, सुन, अरुण और तामुर इन तीन नदियों के मिलने से बनती है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह 20,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है। तो ऑप्शन है 13, 14, 15 या 16। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 14। ऐसे भारत में नदी बेसिन है जिनका प्रवाह 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 14 मुख्य नदी बेसिन है जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है। ये नदी बेसिन इस प्रकार से हैं जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक एवं अन्य जैसे कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मणी, वैतरणी, महानदी, पेन्नार, माई, साबरमती, नर्मदा, तापी नदी का बेसिन। तो ये 14 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका है कि कृष्णा, तो कृष्णा की सहायक जो है वह नदी है भीमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट मैच है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है तीस्ता, ये भी आपका राइट मैच है। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, ये भी आपका राइट मैच है। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, तो ये भी आपका सही मैच है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके कि दामोदर गंगा की सहायक नदी है। दूसरा कह रहा है कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। तीसरा कि दामोदर कोलकाता नगर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और चौथा है कि दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे जो सही है वह क्या है कि दामोदर नदी जो है वह हुगली की सहायक नदी है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आता है कि दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन है आपका दामोदर, घाघरा, पेरियार या यमुना। तो यहां पर आपका कि भारत में जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका आता है कि दामोदर नदी को अधिक प्रदूषण भार के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 रहा जिसमें हम लोगों ने कुल आपके 21 क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, 21 क्वेश्चनों को पार्ट 2 में, ठीक है, अन्य सभी क्वेश्चनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाय अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।